मैंने तो खान साहब से ये बड़ा ओपनली कहा था कि देखें आप ने जो लोग लगाए हैं वो शायद आपको डिलीवर नहीं कर सकेंगे। आपकी भी जड़ों में बैठेंगे, इनकी इनकी हम्म, पॉलिटिकल सोच भी नहीं है। आप केपी में जलसा कर भी लें तो उसका कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ता। वहां पे आपकी अपनी अपनी हुकूमत है कि गवर्नमेंट का जो सलूक है, ट्रीटमेंट है, वो बड़ा ही अनजस्टिफाइड है, हम्म, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, गैर अखलाकी है। महमूद खान अचकजई साहब की कारकर्दगी जो है अनफॉर्चुनेटली वो नई नहीं है ऐसी जिसको आप कहें कि वो अपोजिशन या लोगों की आवाज बन सकें। आपके अपने वज़रा खड़े होके कह दें कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है, दूसरे लफ्जों में चौक में उन्होंने भगो भगो के जो है ना चित्र मारे हैं। और जो अब नया एक आप मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं उसके लिए इमरान खान साहब का तो खैर हमेशा ये व्यू रहा है कि छोटे सूबे रहे, तो आप उनके बगैर तो नहीं चल सकता आगे, क्योंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के। जिस तरह उन्होंने पंजाब में धांधली का ड्रामा मचाया, जिस तरह उन्होंने जेबी में किया, और जिस तरह आजाद कश्मीर में सीसीडी की बदमाशी से उन्होंने इलेक्शन को सबोताज करिया, गुंडागर्दी, बदमाशी, सीसीडी के ताउन से नून लीग नहीं किया, क्या इस तरह आप कश्मीर कास्ट को फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या इस तरह आप जो ना मोदी के इशारों पे चल रहे हैं? सर, उल्टी गिनती का मतलब पाकिस्तानियों को ये लगता है कि हुकूमत खत्म होने जा रही है पीएमएलएन की। कराची सिंध का जो है ना सर है, हम्म, आप धड़ को सर से अलग करने का की साजिश करेंगे, तो क्या हम्म, सिंध के आवाम खामोश बैठेंगे? और इत्तेहादी जो है वो वफाक में इकट्ठे रहेंगे कि नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, हम इत्तेहादी इकट्ठे हुए और पाकिस्तान को बेहतरी तरफ लेके आएंगे, तो हम इकट्ठे ही रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान पहले और अपने हमारे जो है ना मंशूर वो बाद में है। शहबाज शरीफ से आप जो मर्जी काम करा लो, इसने कुर्सी न छोड़ने की कसम खाई है। वो अपने बड़े भाई को भी धोखा दे चुका है और बड़े भाई ने भी खुद बदला ले लिया है। उस हम्म, सूरत में उनको वजीर आजम माना जब अपनी बेटी को सबसे बड़े सूबे का वजीर आला बनवाया, अपनी हम्म। समधी को नायब वजीर आजम बनवाया, अपने बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ बमाए बांजी को वफाकी वजीर बनाया, तब छोटे भाई को उसे वजीर आजम जो न बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में फिर से डिस्कस करेंगे पीएमएनएल और पीपल्स पार्टी के बढ़ते हुए डिफरेंसेस। उल्टी गिनती की वीडियोस आती हैं, स्टेटमेंट्स आती हैं, इसको एलाबोरेट कोई बंदा नहीं कर रहा कि क्या उल्टी गिनती का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे छोड़ने जा रही है, क्योंकि आइनी ओहदे तो उसी हुकूमत के एमएनएज या उसी हुकूमती जमात के एमएनएज से आप तक पहुंचे हुए हैं जिनको आप कहते हैं कि फॉर्म 47 के एमएनएज हैं। अगर उनके ऊपर इल्ज़ाम है धांधली का, तो धांधली ज़दा एमएनएज उनके वोटों से आप आइनी ओहदे लेकर बैठे हैं सेनेट में भी, और सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को भी वोटरों ने किया हुआ है। अगर ये इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का बिगड़ जाते हैं, हालात वाक़यात, इत्तेहाद टूट जाता है, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पिक्चर क्या होगी? पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? नए सूबों के ऊपर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है? पीएमएलएन मौजूदा सिचुएशन को कैसे हैंडल करने जा रही है? क्या पीपल्स पार्टी अगर इत्तेहाद से निकल जाती है तो भी पीएमएलएन के पास कोई ऑप्शन मौजूद है इक़्तिदार में रहने का? क्या वो अपने नंबर पूरे कर लेंगे? क्योंकि आजकल एतमाद के वोट की बात की जा रही है बार बार कि अगर वोट जाली नहीं है, उनके पास नंबर पूरा है, तो एतमाद का वोट लेकर दिखाएं। और अगर वाकई में शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ता है तो नंबर पूरा कैसे करेंगे? उस पर आज के शो में बात करते हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल चौधरी साहब। उन्हीं से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज का एहतजाज, सारे का सारा जोर तो खैबर पख्तूनख्वा पे रहा। हमने देखा कि लाहौर में भी चंद वकला, कुछ वर्कर्स निकले, लेकिन ऑब्वियसली पंजाब पुलिस वाज देयर। यहाँ पर लाहौर पंजाब में तो कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नज़र नहीं आ सकी। व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग टू हैपन, इस पर ज़रा बात करते हैं। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा समझाइएगा मुझे, आज आप लोग अदालत भी गए हैं, फवाद चौधरी साहब, आप, साबिका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, सर वहाँ से कोई होप है अदालत से इमरान खान साहब की मुलाकात, मुशर्रफ भी से मुलाकात की? सब वो एनडीसी के प्लेटफॉर्म से हम्म, उनकी ख्वाहिश थी कि ये पिटीशन जो है वो फाइल की जाए, क्योंकि जैसे पाकिस्तान सारे में एक वरी है उनकी हेल्थ को लेके, उनकी सिक्योरिटी को लेके, उनकी वेलबींग को लेके, इमरान खान और बुशरा बीबी की। तो उसमें उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने वो पिटीशन डाली है हम्म, उनके बिहाफ के ऊपर, और अब देखते हैं वो कब लगती है और अदालत उसमें क्या फैसला देती है। उसमें कोशिश तो यही है कि हम्म, इमरान खान साहब तक एक्सेस जो है वो हो, और जो जिन वजूहात की बुना पर वो एक्सेस जो रुकी है हम्म, उसमें ना इंडल्ज होके दूसरी अप्रोच इख्तियार की जाए, ताकि जो उनका सिलसिला है आप तक, अवाम तक पहुंचे। उनकी हेल्थ की सिचुएशन क्या है, उनकी आप खासकर जो मेडिकल कंडीशंस वो क्या हैं,
और फिर जाहिर है जो एक टर्मोइल है पाकिस्तान में इस वक्त, जिसको इनगल्फ किया हुआ है पाकिस्तान को इस वक्त, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और ये सारे जो इश्यूज हैं, इनको भी देखना ज़रूरी है। तो आज का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, डू यू थिंक इट वाज अप टू मार्क? 3 साल हो गए इमरान खान साहब को मुकैयद हुए, सारा जोर खैबर पख्तूनख्वा में रहा, बाकी सूबों में तो कोई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र नहीं आई हम लोगों को। देखिए सर, बात यह है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी सर क्या नज़र आनी है। पहली बात तो ये है कि जैसे हम आपको देखें ना, साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने तो खान साहब से ये बड़ा ओपनली कहा था कि देखें, आप ने जो लोग लगाए हैं वो शायद आपको डिलीवर नहीं कर सकेंगे, बल्कि मैंने तो बिल्कुल ही हतमी तौर पे कहा था कि ये उसकी वजह ये है कि ये आपकी भी जड़ों में बैठेंगे, इनकी इनकी पॉलिटिकल सोच भी नहीं है, और आपका डायरेक्ट जो इशू है वो अदालतों के साथ है। अब ये सारे वकील हैं, इन्होंने रोज पेश होना था, आपके केसेस के अलावा भी पेश होना होता है, तो ये तो सियासी टीम ही लगाएंगे आप जो आपको डिलीवर करे। लेकिन वो उस वक्त उनकी शायद कुछ मामलात ऐसे थे कि फैमिली या ऐसा एक तासुर दिया गया था कि बहुत ज्यादा लोग आएंगे, इनकलाब आएगा, तो मैंने उनको बड़ा कहा था कि देखिए, इसके लिए जो है ना वो आपको सियासत करनी पड़ेगी, और सियासत के अलावा जो है वो हो नहीं सकेगा ये काम। तो अब आप देखिए कि 1.5 साल गुजर गया तो वही काम हो रहा है। आपके साथ भी हमेशा हमने ये डिस्कशन किया है कि लड़ाई बड़ाई वाली अप्रोच से तो ये काम नहीं होने वाला। अब आप केपी में जलसा कर भी लें तो उसका कोई इम्पैक्ट इसलिए नहीं पड़ता, वहाँ पे अपनी अपनी हुकूमत है, और इम्पैक्ट जो है वो तो इस्लाम पिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, इनके जलसों का पड़ेगा नहीं जी। और अगर लोग जो ऐसे आपने वान अदल में वो वकील निकले हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो भी कोई डिस्पर्स कर दिए गए। इस तरह मियांवाली में भी लोग जो हैं वो डिस्पर्स कर दिए गए। अब ये बात तो अलहदा, ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि गवर्नमेंट का जो सलूक है, ट्रीटमेंट है, वो बड़ा ही अनजस्टिफाइड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, गैर अखलाकी है। लेकिन अब सियासत में ये चीज़ें हमारे यहाँ पे एक नॉर्म ऑफ द डे बन गया है, और उसके मुताबिक ही चलना पड़ता है। तो इसके लिए फिर कोई डिफरेंट अप्रोच जो है वो लड़ानी चाहिए, ताकि खान साहब तक एक्सेस तो हासिल होना, फिर उनके क्या व्यूज हैं। ये तमाम चीज़ें ज़्यादा रेलेवेंट पता है कब से हो गई? जब से मोहसिन नकवी साहब खुद टेलीविजन पे आके आपको और मुझे, पूरे पाकिस्तान को बता गया कि सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। जब सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं अपोजिशन के लिए, एंड अपोजिशन एट दिस मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मुझे ये सवाल करने की इजाज़त दीजिए कि अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, छोड़ दीजिए इमरान खान साहब को, लेकिन अपोजिशन तो बहरहाल पाकिस्तान की अपोजिशन है ना, वो अपोजिशन लीडर पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं। उनकी सो फार कारकर्दगी भी आपको लगता है कि अप टू मार्क है, या ही इज ऑन द राइट ट्रैक? देखिए सर, अपोजिशन का जो एक वैक्यूम है राय साहब, वो तो मौलाना साहब ने फिल कर दिया। देखिए, जो उनका पीछे एक तगड़ा बयान आया, फिर उसके बाद मौलाना की जो एक गुफ्तगू में वो बड़ी, आपको पता उनको एक मलका हासिल है, वो गुफ्तगू बड़ी मुतबराना अंदाज से करते हैं और अपना पैगाम भी दे देते हैं। जब सख्त होना हो सख्त भी हो जाते हैं, नरम होना नरम भी हो जाते हैं। तो एक सियासतदान के लिए तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। नासिर अब्बास साहब जो हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब की कारकर्दगी जो है, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है ऐसी जिसको आप कहें कि वो अपोजिशन या लोगों की आवाज़ बन सकें। उन्होंने अवामी मसाइल पे कभी बात नहीं की है। उन्होंने अवाम के जो मुआशी मसाइल हैं या लॉ एंड ऑर्डर के, गवर्नेंस के मसाइल हैं, उन्होंने कभी कोई तकरीर नहीं की है, कभी उसको जिक्र नहीं किया है। महमूद खान अचकज़ई एक हल्के के लोग हैं, उसमें वो अपनी को जो है वो एक नेशनल पॉलिटिक्स है, नेशनलिस्ट, उसी में वो लगे रहते हैं। अभी कल मौलाना ने उनको कहा कि ग्रैंड अपोजिशन आप बुलाएं, एज अपोजिशन लीडर उनकी ड्यूटी तो है, लेकिन कोई ऐसा आप काबिल जिक्र कारनामा अभी तक तो उन्होंने नहीं किया। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इसमें खान साहब को हमेशा ये मैंने अर्ज किया कि आपके फैसले जो हैं ये ठीक नहीं है, और इसका शख्साना आपको भुगतना पड़ेगा, पार्टी को भुगतना पड़ेगा, कारकुनान को भुगतना पड़ेगा, और वही हो रहा है इस वक्त। चौधरी साहब, यहाँ से तो ये लगता है कि जो मौजूदा सेटअप बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, जिस तरह के अपोजिशन लीडर हैं, जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तियाब लीडरशिप है, ये मौजूदा सेटअप को बड़ा सूट करती है। इसीलिए शायद इमरान खान साहब से कोई नई इंस्ट्रक्शंस एक्सेस है ही नहीं है कि नई कोई इंस्ट्रक्शंस आ सके, कोई बंदा चेंज हो सके। सो ये लिहाजा जिस तरह चल रहा है, इट्स वेल एंड गुड।
देखिए वो तो गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है, देखिए ना इतना ज़्यादा टर्मोइल है, जब आपके अपने वज़रा खड़े होके कह दें कि आपका सिस्टम कोलैप्स कर गया है, दूसरे लफ्ज़ों में चौक में उन्होंने भगो-भगो के जो है ना चित्र मारे हैं। और लेकिन अपोज़िशन है ही नहीं। गौहर साहब का एक बड़ा अच्छा बयान आया है कल, गौहर ज़्यादा बेहतर मेरे ख़्याल में रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लें, हालाँकि ये जो बात है ये तो अपोज़िशन लीडर की तरफ से आनी चाहिए थी, कि अब आपके अपने वज़रा जो हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। सिस्टम तो कोलैप्स हो गया है ना राय साहब। ये सिस्टम जो है, ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये आज गिरा या कल गिरा, ये इसने गिरना है। ये अब सस्टेन नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो अब नया एक आप मैकेनिज्म ढूँढ रहे हैं, उसके लिए भी आपको एक ग्रेटर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। और उसके लिए इमरान खान साहब का तो खैर हमेशा ये व्यू रहा है कि छोटे सूबे रहे। तो आप उनके बगैर तो नहीं चल सकता आगे, क्योंकि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर लीडर हैं, पार्टी के वो सरबराह हैं, और उनके बगैर कैसे आप चलेंगे? और इस फिर पीपल्स पार्टी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन वो एक हकीकत है, वो सिंध की रिप्रेजेंटेटिव जमात है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, किसी तौर पे भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ज़हन में रख के ही आगे बंदा चल सकता है कि इसको कैसे करना है, कंसेंसस कैसे बिल्ड करना जैसे है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं एट दिस मोमेंट के ये जो बज़ाहिर आज़ाद जम्मू कश्मीर को लेकर पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की रिफ्ट है, ये रिफ्ट सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर को लेकर नहीं है, ये नेक्स्ट प्लान्स जो हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनना या सूबे बनना, उसके ऊपर भी सफ़बंदियाँ हो रही हैं। इज इट पॉसिबल, डू यू सी दैट के एट सम पॉइंट पीपल्स पार्टी हाथ खींच ले कि भाई बस असी तंग आ गए हैं, अब इससे आगे नहीं? सर गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी का जो अगर उनके पास में हो तो वो तो शायद हाथ ना खींचे, लेकिन अगर आपको याद होगा नहर वाले इश्यूज के ऊपर भी वो फिर कंपेल हो गए थे। और जो जो कौम परस्त हैं वहाँ पे, वो हावी हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं, वो लीड करना शुरू हो गए, तो वो थ्रेटन फील करते हैं। तो अगर आप ये कराची को आईसीटी का हिस्सा बना देंगे, फेडरेशन का फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर हो जाएगी, तो फिर पीपल्स पार्टी के पास तो कुछ रहेगा नहीं। तो वो तो उनकी कैश काउ भी है, और वो कराची के बगैर तो सिंध में कुछ भी नहीं है। रूरल सिंध में जो है वो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक जो हब है इकोनॉमी का, वो तो कराची है। तो पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि वो चले जाएगा? और फिर दूसरा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर जो है ऑलरेडी इंटीरियर सिंध की तरफ से आना शुरू हो गया है। वहाँ पे कौम परस्त जमातें, मैंने एक दफा जनरल मुशर्रफ साहब को, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैंने उनसे कहा कि आपने कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाया, आप बड़े पावरफुल थे। तो उन्होंने कहा यार बात यह है कि इस्लामाबाद लाहौर में बात करना आसान है, मैं फुल पावर में था, और जब कालाबाग डैम की बात की तो पूरी सिंधी लीडरशिप हमारे पास रेजिग्नेशन लेके आ गई कि हम तो अपने हलकों में भी नहीं जा सकते भाई, इसलिए वो करना आसान नहीं होता। हालांकि वो भी पोलिटिसाइज मैटर है। तो ये चीजें कैसे अब अनफोल्ड होती हैं देखना है। मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर का जो इलेक्शन है वो कोई इतना इम्पोर्टेंट है दोनों पार्टियों के लिए। वो तो कश्मीर का इलेक्शन जो है वो जैसे होता है वैसे ही हो रहा है। वहाँ पे तो अनरेस्ट ही बहुत ज्यादा है। तो ये सारी सूरत हाल को लेके जो, लेकिन जो अगला 28वीं तरमीम का जो अंदिया दे दिया गया है कि या 28वीं तरमीम करें या घर जाएं, रेड लाइन तो दूर होगी ना सर। तो वो चीजें जो हैं अब उनमें किसके क्या स्टेक्स होते हैं, पीपल्स पार्टी क्या करती है, किस तरह से दबाव में रखते हैं। नून और पीपल्स पार्टी अंदर से तो एक है, और ये वो जो पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का एक चक्कर करते रहते हैं, इसलिए तो जजेस के नोटिफिकेशन नहीं हो रहे, वो भी पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग का हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल में ये अब काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये करना तो पड़ेगा, वरना अगले घी का डब्बा भी फाड़ लेंगे। उंगली फैसल टेढ़ी साहब करना तो छोटी बात है। फैसल साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, जनाब फैसल, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाजरीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब कादिर मंदोखेल साहब। कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो जाएं, शर्जील नाम मेमन साहब हो जाएं, मल्टीपल टाइम्स उल्टी गिनती की वार्निंग दे चुके हैं हुकूमत को। सर, मैं इससे क्या नतीजा अखज़ करूँ कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे छोड़ने जा रही है, पीपल्स पार्टी का पीएमएलएन का इत्तेहाद खतरे में है, मैं इसको कैसे डीकोड करूँ, ज़रा प्लीज़ समझने में थोड़ी मदद कर दीजिए। आप अपनी मतलब का जवाब क्यों मेरे मुंह में डालना चाहते हैं? पीपल्स पार्टी आईनी ओहदे में कब हम उनके लिए खोद रहे हैं, अब हमारे पीछे लग गए। हम अपने ओहदों को खत्म करने के लिए उल्टी गिनती कैसे करेंगे? और सदर का, डिप्टी स्पीकर का और सेनेट के चेयरमैन का ओहदा
वो 2/3 मेजॉरिटी से अगर हुकूमत के पास है तो वो जरूर अपना शौक पूरा कर ले। बाकी पंजाब गवर्नर यकीनन वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वो खत्म कर सकता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह उन्होंने पंजाब में धांधली का ड्रामा मचाया, जिस तरह उन्होंने जीबी में किया और जिस तरह आजाद कश्मीर में सीसीडी की बदमाशी से उन्होंने इलेक्शन को सबोताज किया, इवन के रियासत का सदर जो न वो उनके ऊपर भी हमला हुआ है, लतीफ अकबर के ऊपर हमारे एमएनए जख्मी हुआ है, 2 कारकुन शहीद हुआ है, जख्मी हुआ है, 3 बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, पुलिस स्टेशन पे कब्जा किया है। ये मतलब कौन लोग थे यहाँ पे आजाद कश्मीर में, किसकी हुकूमत थी? और अगर आप हमारी आजाद कश्मीर की अंदरूनी हुकूमत की बात करें तो वो यकीनन 6 महीने से पीपल्स पार्टी की, लेकिन जब वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो निगरान हुकूमत या कोई भी सेटअप होता है उनकी हाथ कट जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत होता है। तो ये सारी चीजें तो आपके सामने, जो गुंडागर्दी, बदमाशी, सीसीडी के ताउन से नून लीग ने किया, क्या इस तरह आप कश्मीर कास्ट को फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या इस तरह आप जो ना मोदी के इशारों पे चल रहे हैं? कादिर भी पता है परेशानी की बात क्या है? जिनको आज आप मोदी से ताने बाने मिला रहे हैं ना, इन्हीं को आपने वोट करके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया। शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब ही के भाई हैं, उन्हीं की जमात है, इनको आपने वोट करके वज़ीर-ए-आज़म बनाया सर। जी जी बिल्कुल। आप मुझे थोड़ा सा क्योंकि मीडिया को समझा के हम थक गए। 2024 के इलेक्शन में जहां ट्रैका बना था पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, जब तक 2 पार्टी आपस में नहीं मिलती वो फाकी हुकूमत नहीं बन सकती थी। हमने पीटीआई को ऑफर किए कि आपको हम गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट करें, पीटीआई ने इनकार कर दिए। अब हमारे पास थी सिर्फ 2 चॉइस, या तो हम नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट करते या न करते। न करने की सूरत में जहां सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के बावजूद 9 महीने बाद इलेक्शन हुआ और फॉर्म 47 के तहत ये ड्रामा मचाया कि क्या उसके बाद 9 साल बाद इलेक्शन होता और क्या उस ज्यादा शफाफ होता? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि नून लीग की जनाजे की जो हमने कंधा दिए है वो उस सूरत में दिए हमने हुकूमत में शामिल नहीं हुए। इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हम आपको जायज हुकूमत या लेजिटिमेट हुकूमत नहीं समझते। आज भी कहा है और उस वक्त भी शमूलियत इसी वजह से नहीं किए। तो आप मुझे बताओ, हमने कहा ये जमहूरी हुकूमत है, ये लंगड़ी लुली जो है ना, इसको आगे चलना चाहिए, किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए कि वो आके सबको कैप्चर कर दे। तो फिर वही ड्रामा उन्होंने जेबी में मचाया, वहां भी हम खामोश रखी कि बाबा हम 2/3 मेजॉरिटी जीत रहे थे। आपने जो ना वहाँ शहबाज राजा के जरिए, आपने सीसीडी के जरिए जो बदमाशी गुंडागर्दी की वो सबके सामने। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने पंजाब में ये सारे गुंडागर्दी बदमाशी किए, फिर जेबी में किए, और कश्मीर जो कि दुनिया का नजर है उसके ऊपर पाकिस्तान ने 5 जंगें लड़ी है कश्मीर के लिए, फौजियों ने शहादतें दी है, सिविलियन ने शहादतें दी है, हमारी जो कबायली रहनुमाई में शहादतें दी है। पूरी दुनिया में सफारतकारी जो करा था वो बिलावल भुट्टो एज ए सिंपल एमएनए करा था। और इसी वजीर दिफा ने रावला कोर्ट के बारे में कहा, आजाद कश्मीर का हिस्सा ही नहीं है। इसी वजीर दिफा ने कहा कि रावला कोर्ट वाले जो ना उनका डोमिसाइल ही जाली है। फिर सोने पे सुहागा यानी जलती तेल छिड़कने के लिए मुशीर आला जो बैठा हुआ है राना सनौला, उन्होंने कहा ये जो 10 सीटें तो मेरी जेब में 10 और 10 सीटें निकल आई उसकी जेब से 2 तारीख को। सर उल्टी गिनती का मतलब पाकिस्तानियों को ये लगता है कि हुकूमत खत्म होने जा रही है पीएमएलएन की? मैंने तो ये सवाल आपकी खिदमत में रखा था। देखिए, जब मेरे चेयरमैन ने शहबाज शरीफ साहब को फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म कहा, जब उन्होंने मरियम नवाज को फॉर्म 47 का वज़ीर आला कहा, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, मेरे तर्जुमा है, मेरी तशरीह है। इसका मतलब तो 2 नंबर है, आप 2 नंबर तरीके से जीते। अब शहबाज शरीफ ने साबित करना है कि नहीं कि मैं 2 नंबर से नहीं जीता हूँ, मुझे आपको वोट नहीं चाहिए, आदम एतमाद को वोट ले कौमी असेंबली से। पता चल जाएगा उसको कि वो 2 नंबर वज़ीर आज़म है या 1 नंबर वज़ीर आज़म है। और मैं आपके तौर से पीटीआई से कहता हूँ, आइए आप जाके मूव कर दे एतमाद का वोट। कहीं आप अंडरग्राउंड मिले तो नहीं हुए, जहां आपके तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा की शौकत सब्जी ने मेरे साथ एक शो में कहा कि मुझसे डिप्टी कमिश्नर ने एफिडेविट मांगा कि आपको रिजल्ट नोमेन नहीं दिए, हमारे 30-40 एमएनए ने दिए। और क्या 30-40 एमएनए में जो एक एमएनए आदिल बाजी साहब है वो शामिल नहीं है? जब उसको रिजल्ट दिया गया, बाकायदा उसने एफिडेविट दिए कि मैं नून लीग में शमूलियत इख्तियार करूंगा, ब्रेकिंग न्यूज चला। जब उसने देखा कि पीटीआई जो है ना जोर शोर पकड़ रहे तो मुकर गए, और फिर जाके उनका चेता जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नीचे जाके अदालत फैसला कर ले, उसने मजीद रिलीफ दे दिया है। तो 30-40 एमएनए तो पीटीआई की मिले हुए नून लीग के साथ,
इस वजह से वो 2 नंबर हुकूमत जो है ना वो इतनी अकड़ रही है। उन्हीं मिले हुए लोगों की तरफ आपके चेयरमैन ने रिसेंटली हाथ बढ़ाया कि हम पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आइए बैठते हैं, इकट्ठे बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, राय साकिब साहब आप गलत तशरीह कर रहे हो। उन्होंने उन 2 नंबर एमएनए को नहीं कहा है, उन्हें पीटीआई को वर्कर से मुखातिब किया है। ये जो अच्छा। 2 नंबर एमएनए इनके बने हुए, ये तो अगर नहीं बने हुए थे, आज वो सालगिरह मना रहे, बजाय उनको कश्मीर का जो आर्टिकल 370 35A जो रिवोक किया, खत्म किया है और उनका मकबूजा कश्मीर के ऊपर मजीद कब्जा कर लिया है, उसी दिन जाके ये सालगिरह मना रहा है 3 साल का। मैं तो सालगिरह ही कहूंगा। इस वजह उसी से दिन गिरफ्तारी हुई ना सर, गिरफ्तारी उस दिन हुई ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक दिन बन गया। मुझे 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 जुमला कंप्लीट कर दे। देखते हैं आम अल्फाज में कि सालगिरह नहीं मनाना चाहिए क्योंकि इंसान की जिंदगी के 1 साल कम होता है। ये 3 साल का जो सालगिरह या एहतजाज मना रहा है, तो ये मतलब वो पीटीआई के वर्कर को बता रहा है कि हम इतनी निकम्मे हैं कि 3 साल गुजर गए खान जेल में, हम कुछ नहीं कर सके। रिहाई तो दूर की बात है, मुलाकात भी नहीं करा सके। तो जब ये नहीं कर सके तो ये 25 करोड़ लोग का जो आप दावा कर रहे हो या 90% लोगों का आप दावा कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ है आपके? आपके सिर्फ पार्लियामेंटेरियन 300 से ऊपर है। तो ये अडालिया जेल के अंदर बाहर जो है ना वो 40-50 ज्यादा लोग तो नजर नहीं आते। इसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने पीटीआई के वर्कर की तरफ हाथ बढ़ाई है, आइए हमारा साथ दे दे। ये जो आपके एमएनए एमपीए या वजीर आला या वजीर बैठे हुए हैं, अभी मेरे साथ कल परसों शो में बैठे हैं शफी जहां साहब जो वजीर इतलात है, वो तो गाली गलोच पे उतर आता है, हम नहीं मिलेंगे। तो आप मुझे बताओ कि ये लोग खान के साथ मुखलिस है कि ये जब सियासी पार्टी उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, वो हाथ चढ़क रहा है, उल्टा गालियां दे रहे हैं, तो आप अंदर से नून लीग से मिले नहीं हुए तो और क्या कहूंगा मैं आपको। सर मैं फाइनली ये फरमाइएगा, सूबों की बात हो रही, नए सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी क्या समझती है? पंजाब वाले तो काफ़ी हद तक अब इस तरह की सिग्नलिंग है कि शायद पंजाब वाले तो सूबे बना लें नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हक में हो PMLN इन डेज टू कम। हमने देखा है शहबाज साहब की स्टेटमेंट्स भी माजी की, नवाज साहब की भी स्टेटमेंट्स। सर पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, सिंध में भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? देखिए, सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी ये सोचती है जो आइन में दर्ज है, हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक चले। आइन का आर्टिकल 239 सब क्लास 4 ये कहता है कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनाने, वहां से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास हो। उसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट से तरमीम हो जाए 2/3 मेजॉरिटी से। पंजाब असम्बली ऑलरेडी जनूबी पंजाब के हक में करारदाद पास कर चुकी है। पुख्तनख्वा असम्बली मेरे नॉलेज के मुताबिक 2 या 3 मरतबा करारदाद पास कर चुकी है, बल्कि अभी महीना डेढ़ पहले फिर करारदाद पास की है आज़ारा सूबे के लिए। सिंध में तो मुस्लिम लीग नून का एक MPA नहीं है। अब यहाँ पे जो मुखबरों को ठोला बैठा है, जिसका नाम मुखबर कौमी मूवमेंट है, ये इनके पास तादाद अगर 2/3 है तो जरूरी ये शौक पूरा कर ले। तो जिस सूबे में आपकी कोई औकात ना हो, जिस सूबे में आपकी अक्सरियत न हो, जिस सूबे में आपका एक MPA न हो, और आप कहते हैं तो आप पंजाब से शुरुआत करा दे, पुख्तनख्वा से शुरू कराए, फिर आप सिंध के आवाम से इतनी जोड़ तोड़ कर ले, उनके साथ इतना दिल लगाव कर ले, तो फिर आप यहाँ 2/3 मेजॉरिटी लाए, जरूर ये शौक भी पूरा कर ले। और अगर नहीं तो आप हम जो ना ये सिंध का जो कराची सिंध का जो ना सर है, आप दड़ को सर से अलग करने का साजिश करेंगे तो क्या सिंध के आवाम खामोश बैठेंगे? सर मैं दूसरी तरह यही सवाल आपकी खिदमत में रख देता हूँ, अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं तो फिर भी पीपल्स पार्टी को एतराज़ है सिंध में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने पे? आप मुझे बताओ आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने? कहाँ लिखा हुआ है वो शक तो बता दे, मैं भी छोटा मोटा कानून का तालिब इल्म। नहीं सर, आप मेरे से तो बहुत बड़े कानून। जो पाकिस्तान में जो जिले बने हुए, हर जिला ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है उनके पास, उनका टैक्स कलेक्शन, उनका फंड, उनका हर चीज अलग है। तो आप मजीद क्या करना चाह रहे हैं? मतलब 400 टुकड़े करना चाह रहे हैं मुल्क को? क्या करना चाह रहे हो? नहीं नहीं सर, अल्लाह कभी ना करे 400 टुकड़े क्यों हो, लेकिन सिर्फ मौजूदा निज़ाम को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के नए सूबे बन जाएंगे तो जरा एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाएगी, बेहतरी से मुल्क चलाया जा सकेगा। ये कौन चाहता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हो? तो बाई नेम बता देता हूँ, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं। मोहसिन नकवी साहब नून लीग के वोटों से सेनेटर बना है और नून लीग के काबीना का वो ताकतवर वजीर है। और मैं ये कहूंगा कि ये अगर नून लीग को नहीं पसंद तो वो मोहसिन नकवी को काबीना से निकाल दे। लेकिन उससे 2 कदम बढ़ के अलीम खान भी काबीना का मेंबर है, उसने भी कहा है। और मुस्तफा कमाल और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी काबीना का मेंबर है। खुद ख्वाजा आसिफ ने कराची और ग्वादर को जो है ना वफाक के हवाले करने की बात की है।
और पंजाब असेंबली का स्पीकर ने ये बात की है, तो इसका मतलब ये कि नून लीग वाले ये 2 नंबरी कर रहे हैं सियासी तौर पे। हम कहते हैं आईन और कानून के तहत तो, और अंडरग्राउंड ये हुकूमत के साथ मिले हुए। और क्योंकि शहबाज शरीफ तो इससे ज्यादा गिर तो नहीं सकता है। शहबाज शरीफ से आप जो मर्जी काम करा लो, इसने कुर्सी न छोड़ने की कसम खाई है। वो अपने बड़े भाई को भी धोखा दे चुका है कि जाके इनकी बात मान के और वज़ीर आज़म बन गया, और बड़े भाई ने भी खुद बदला ले लिया है। उस सूरत में उनको वज़ीर आज़म माना जब अपनी बेटी को सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला बनवाया, अपनी समधी को नायब वज़ीर आज़म बनवाया, अपनी बचपन के दोस्त ख्वाजा आसिफ बमाया बांजी को वफाकी वजीर बना, तब छोटे भाई को उसने वज़ीर आज़म जो न बनाया। 2 मरतबा प्लेट में रख के वज़ीर आज़म का सीट पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को दिया। PDM 1 एंड PDM 2। जी बिल्कुल। कादिर साहब, थैंक यू वेरी मच टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप कादिर खान मंदोखेल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका एंड रिज़ल्ट क्या होगा वो बहुत जल्दी आप तक और मुझ तक आ जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें जिस तरह पे बहुत जल्दी अनफोल्ड हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बज़ाहिर लगता है कि सिस्टम थोड़ा जो सिस्टम है वो करवट बदल रहा है। अब ये करवट किस तरफ बैठती है उसका आपको मुझे इंतजार करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्ट साहब, पीपल्स पार्टी आए दिन उल्टी गिनती की धमकियां दे रही है और आपकी पॉलिसियों पे सरेआम तनकीद कर रही है। मैं क्या समझूं कि गवर्नमेंट जा रही है, आप लोग का टेन्योर खत्म होने को है, इत्तेहाद टूटने को है। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो इलेक्शन पे जब किसी जगह भी, अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन था तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना जो मंशूर था उसके मुताबिक बात करनी थी। पीपल्स पार्टी ने अपने मंशूर के मुताबिक बात किया। हमारा उनका कभी भी जब भी इलेक्शन होगा तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमने वोट भी लेना है, और एक दूसरे की हमने फिर उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो कमी है किसी चीज़ में या उनकी जो खामी है वो हमारे मुतल्लिक ऐसी बात करते हैं, हम उसके मुतल्लिक, ये इलेक्शन का एक होता है। लेकिन अब ये कहना किसी ने कि जी वो आपके वो इत्तेहादी जो है वो वफाक में इकट्ठे रहेंगे कि नहीं, तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, हम इत्तेहादी इकट्ठे हुए और पाकिस्तान को बेहतरी तरफ लेके आएंगे तो हम इकट्ठे ही रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान पहले और अपने हमारे जो है ना मंशूर वो बाद में है। तो अगर इस तरह की कोई बात बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है वो अपने ख़िलाफ़ ही कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब सदर हैं, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, पीपल्स पार्टी के गवर्नर दोनों उनके हैं, और बलूचिस्तान में जो है उनकी हुकूमत है। तो बात ये है कि ये जो कहते हैं ना कि वो सियासत बिल्कुल थी, उस वोट लेने की हद तक तो था। अगर कोई इस तरह की बात होती है तो मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल भुट्टो साहब अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनके सदर जो वो हैं और चेयरमैन सेनेट भी हुए हैं कोई इस तरह की बात करेंगे। और इत्तेहाद तो देखें, दोनों इकट्ठे होंगे तो इत्तेहाद कायम है। जब वो एक चला जाएगा और अगर वो समझते हैं चले जाएंगे तो फिर आपके सामने है, फिर इत्तेहाद ख़त्म हो जाएगा। सेनेटर साहब, नए सूबों के ऊपर PMLN के चले किसी हद तक तो मौक़िफ़ आ गया हुआ ढके छुपे अल्फाज के अंदर। पीपल्स पार्टी को तो बहुत क्लैरिटी है कि जनाब आइन और कानून ये कहता है 2/3 मेजॉरिटी से करारदा सूबा पास करेगा। पंजाब हुकूमत का, वफाक का, PMLN का नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या नए सूबों को लेकर क्लियर कट मौक़िफ़ क्या है? क्या बनने जा रहे हैं, नहीं बनने जा रहे? ज़रा इसके ऊपर प्लीज़ वजाहत फरमा दीजिए। देखिए, बिल्कुल सूबे बनने चाहिए, यूनिट बनने चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर वो ज़्यादा उसमें कहते हैं ना सूबे, जैसे पंजाब में एक मैं बात बता दूं कि कानून भी ये इजाज़त देता है कि जिस सूबे की असम्बली अगर यूनानिमसली अपोजिशन और हुकूमत मिल के और एक अगर वो इस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं कि हमने नए यूनिट बनाने हैं, नए सूबे बनाने हैं, तो उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि फिर वो बनेंगे। लेकिन अगर सियासत करनी है और सियासी तौर पर इस तरह का बयानिया बनाना है तो फिर मैं इस बात पे तो बड़ा हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी जब ये कहे कि पंजाब में तो बनने चाहिए, सिंध में नहीं बनने चाहिए, तो ये उनकी जो बात है मेरा ख्याल है ये किसी की समझ में नहीं आती। और ये फिर आप वो देखें ना, इनराफ कर रहे हैं। आप पंजाब में कह रहे हैं सूबे बनाएं, जिसके लिए पंजाब में भी कोई, हमें मुस्लिम लीग को कोई इतराज़ नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को सिंध में भी कोई इतराज़ होना चाहिए। और ये बात उनको नहीं करनी चाहिए कि हम इस हक़ में नहीं हैं। जब अवाम, जब लोग, तो फिर बात वही है, फिर वो रेफरेंडम वाली बात है या कुछ है। सूबे बनाने में मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज़ नहीं, सूबे बनने चाहिए।
बट साहब, आज 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमने देखा, और यही एहतजाज अगर बढ़ जाता है, मुल्क गिर एहतजाज बन जाता है, तो क्या पॉलिसी होगी? मौजूदा वफाकी हुकूमत की ताकत का इस्तेमाल होगा, PTI के साथ बैठ के बात होगी? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन सर? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। PTI को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि एक जमहूरी मुल्क में आप एहतजाज करने का क्या तरीका है। अगर वो एक जमहूरी तरीके से एहतजाज करते हैं तो उनका हक़ है, करें एहतजाज, एक नहीं 10 करें। अगर वो गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर उस तरह का एहतजाज करेंगे तो फिर ये कानून इजाज़त नहीं देता, फिर कानून अपना रास्ता बनाता है। जब भी वो एहतजाज करेंगे एक जमहूरी तरीके से, उनको बिल्कुल इजाज़त मिलेगी। उनको लाहौर भी इजाज़त मिली कि आप एहतजाज करें, वो उनका एहतजाज नाकाम हुआ। वो उनका वो एक वज़ीर आला था कि मैं आ रहा हूँ, वो आया भी नहीं। यहाँ भी मैं कहता हूँ कि वो अगर आके, उनको याद होगा पिछली दफ़ा जब वो एहतजाज के लिए, जब ये इस्लामाबाद पहुँच गए, संगजानी में उनको एक जगह दी गई कि यहाँ बैठ के एहतजाज करें। एहतजाज का तरीका भी यही होता है। एहतजाज ये नहीं होता कि आप जो आवाम है उसको, आप उनके लोगों की गाड़ियाँ भी आप तोड़ें, आप पुलिस को भी ज़ख्मी करें, रेंजर्स को भी शहीद करें। तो जब हुकूमत होती है ना, उसका ये सबसे पहला फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी आवाम की जो है ना, आवाम की प्रोटेक्शन करे, उनको किसी ऐसी चीज़ों से बचाए जिससे उनको नुकसान हो। तो अगर वो वैसे तो वो आप देखें, वो तो कहते थे कि हम एहतजाज के लिए तैयार हो गए हैं, हमने छोटी ईद के बाद एहतजाज कर रहे हैं, 1 लाख वर्कर जो हैं वो बिल्कुल रजिस्टर्ड हो गए हैं, हम बाहर निकल रहे हैं। ईद छोटी भी गुजर गई, ईद बड़ी भी गुजर गई। तो अगर उनकी गीदड़ भभकियाँ तो चलती रहे, अगर वो एहतजाज करें, बिल्कुल उनका हक़ है, जमहूरी तरीके से उनको एहतजाज में कोई नहीं रोकता, लेकिन वो अपने आप में पहले तो इकट्ठे हो जाएं। तो हमें तो ऐसी अपोजिशन मिली है कि उसको ना एहतजाज का तरीका ठीक है उसका, ना वो अपनी अपोजिशन की जमातें जो है उनको इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, PTI अगर एहतजाज करती है जमहूरी तरीके से तो उसको कोई रोकेगा नहीं, उनको जगह भी मिलेगी जहाँ वो एहतजाज करना चाहें। लेकिन KPK तो उनका अपना है, वहाँ एहतजाज करें ना सुबह शाम, वहाँ तो उनको इजाज़त भी नहीं लेनी पड़ेगी। जब उनके लिए लोग नहीं आते तो फिर वो बयानिए बनाते हैं झूठे इस तरह के। मैं नहीं समझता कि जमहूरी तरीके से एहतजाज करेंगे तो हम रोकेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है रोकने की। हाँ, गैर जमहूरी तरीका अख्तियार करेंगे जो उनका रिकॉर्ड है तो फिर तो कानून अपना रास्ता लेगा। अगर वो चले जाएंगे GHQ की तरफ हमला करने, अगर वो कोर कमांडर के घर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हम उनको रोकेंगे। अच्छा भट्ट साहब, आपके को सेनेटर या आपके को हाउसमेट या जो भी उसको आप कहना चाहें, को फ्लोर मेट, व्हाटएवर द प्रॉपर वर्ड यू वांट टू यूज फॉर, मोहसिन नकवी साहब, सीज फायर हो गया सर? किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हुआ? क्या अब गुफ्तगू जो भी होगी बंद कमरों के अंदर होगी, पब्लिक में नहीं लाई जाएगी डिस्कशन? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? किन शराइत के ऊपर सीज फायर हुआ सर? देखें, बात यह है कि एक अगर मोहसिन नकवी साहब ने अपनी कोई राय दी है या उनका अपना ख्याल है तो ये उनकी राय, हर कोई बंदा अपनी राय दे सकता है। तो राय पे इतना ना कुछ सीरियस होना चाहिए, ना इस तरह की कोई बात है। अगर उनकी अपनी राय है तो राय रख रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब। लेकिन ये याद रखें कि जितना अच्छा काम इस हुकूमत में जब हमने कोलिशन में किया, उस वक्त के वो जो PTI के लोग थे जिन्होंने हमें किसी मुल्क से बात करने के लिए भी नहीं छोड़ा था, हर मुल्क हमसे नाराज़ था। इनका वो देखे ना, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी क्या थी। जब हम आए इकट्ठे, चाहे फॉरेन पॉलिसी क्या है आपके सामने है। हमने सुबह शाम मेहनत करके, मैं डार साहब को भी मुबारक दूंगा, PM साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी जो शब रोज़ मेहनत थी। जब ये इंडिया ने हम पे हमला किया, पहले भी किया था, उसका रिज़ल्ट आप देखें जो अब किया था। तो फिर जब PM साहब ने फील्ड मार्शल साहब को कहा कि आप अपनी स्ट्रेटजी बना के हिंदुस्तान को जवाब दें, फिर हमने जब जवाब दिया, फील्ड मार्शल साहब ने, ये वही पाकिस्तान है। उस वक्त भी हम न्यूक्लियर पावर थे, फौज भी वही है, लेकिन क्या फ़र्क था, प्राइम मिनिस्टर जो था एक लीडर बहादुर था, आर्मी चीफ एक बहादुर कहते हैं ना कि सिपह सालार था, और अवाम जो है ना वो सारी साथ खड़ी होगी। और हमने इंडिया को ऐसा जवाब दिया कि फिर दुनिया ने देखा। तो बात यह है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, लेकिन हम उस चीज़ से बच गए जो ये हमें डिफ़ॉल्ट करके चले गए थे। हम पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MQM है, हम इत्तेहादी हैं। हम क्यों इत्तेहादी हुए कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना था, और वो आपके सामने है कि हम इस दौरान से डिफ़ॉल्ट से निकल के पाकिस्तान को एक सही समझ लेकर आए। बाकी जो माशी हालात हैं इंशाल्लाह भी वो ठीक होंगे। अब ये हमने
अमेरिका और ईरान जैसे मुल्कों की अमेरिका की जंग रुकवाई और वो लोग हमारे पाकिस्तान में आए, अमेरिका भी पाकिस्तान आया, ईरान भी आए, उन्होंने हमें मीडिएटर माना। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। लेकिन हम अगर इकट्ठे कौम एक जुबान होकर ये वादा कर लें कि कोई भी हमारा हमसाया मुल्क अगर दहशत गर्दी करेगा कोई भी मुल्क, तो हम उसको जब जवाब दें तो हम अपनी फोर्सेस के साथ चट्टान की तरह खड़े रहें, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बेहतर होगा और हमें तरक्की से भी कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल फिर वही पैदा होता है कि नए सूबों के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं है तो फिर मोहसिन नकवी साहब के ऊपर इतना गुस्सा क्यों आया था? राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा साहब, चले मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, शहबाज साहब या मरियम बीबी की जानिब से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन मोहसिन नकवी साहब के ऊपर फिर इतना गुस्सा क्यों था सर? नहीं, देखें सूबों की ये तो आप देखें ये सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। मैं कानून इजाज़त देता है कि वहाँ की असम्बली जो है, चाहे वो सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे KP के है, अगर असम्बली में यूनानिमसली, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि अपोजिशन और हुकूमत मिल के एक फ़ैसला कर लें कि जी हमने सूबे बनाने हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4 या यूनिट किस तरह बनाने, तो वो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई भी रोक सकता है और ये इजाज़त है। मुस्लिम लीग नून इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो लोग जो ये पहले भी आए थे, जो उन्होंने सूबे बनाने के लिए सिर्फ सियासत की, वोट लेने के लिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर सूबे असम्बली कोई भी है, चाहे वो पंजाब है, चाहे सिंध है, बलूचिस्तान है, KP के है, अगर वो सूबे बनाने की कोई करारदाद पास करते हैं यूनानिमसली, तो फिर सूबे ज़रूर बनने चाहिए। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि जिस तरफ भी चीज़ें जाएँ आपके मेरे मुल्क के, आपके और मेरे हक में हो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।